morning you to all and welcome back to my YouTube channel once again। एंड दोस्तों आज सुबह का वक्त है और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। मौसम बारिश वाला हो रहा है लेकिन मुझे नहीं पता बारिश होगी कि नहीं होगी। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं उठ गई थी 5 बजे, तो मैंने सुबह की वीडियो नहीं बनाई। वीडियो मैं ब्लॉगिंग अभी से शुरू करें तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पीछे का नज़ारा, तो देखते हैं, दिखाती हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाह इट्स अ वाव मौसम, इट्स अ वाव वाव वाव। धूप नहीं है, हर जगह बादल जैसा मौसम है और मुझे नहीं पता ये बारिश होगी कि नहीं। और ये देखो ऊपर एक आपको छोटी सी चिड़िया दिख रही होगी जिसे हम बगुला कहते हैं। अपने गाँव में ये बहुत होती है। ये भी गांव एरिया ही है मगर शहर के अंदर भी आता है, तो मैं क्या बताऊँ। यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी आते हैं। वो रही डक, वो देखो आपको दिखाती हूँ। ये डक है और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और इसके यहाँ ना छोटे छोटे बच्चे भी थे, एक वहाँ भी बैठी हुई है, वो देखो आपको दिख रही होगी। और वो ना सुबह सुबह मैंने सोचा रिकॉर्डिंग करूँगी बट वो इतने छोटे थे ना, वो डर के मारे भाग गए, तो मैंने इसको रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और ये देखो किसान यहाँ पे खेती कर रहे हैं और ये गाय वगैरह यहाँ पे लेके आए हैं, रोज़ अपने गायों के लिए चारा काटते हैं। तो मैं आपने ये सब देखा, तो आप देख सकते हो ऊपर बादल कैसे हैं। आप बता सकते हो ये बारिश होगी या नहीं। मुझे तो लगती है हाँ ना दोनों, क्योंकि मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। ज़्यादा बारिश भी नहीं अच्छी लगती, ज़्यादा कम भी नहीं अच्छी लगती। बारिश होनी चाहिए ताकि मौसम ठंडा रहे। दैट्स इट। तो जैसे आपने बाहर का नज़ारा देख लिया, तो आज हम बनाएंगे प्याज के पराठे स्पेशल। तो वो हम तैयार करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से बनाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। और ये देखिए मेरा बेड वेड सब बिखरा हुआ है, ये बच्चे का मेरा खिलौना। और ये देखिए सब साफ़ सुथरा करना है। मुझे बहुत सारा काम है दोस्तों, आपको पता है दिनचर्या लेडीज़ का क्या होता है, बस वही सब करना है। तो स्टार्ट करेंगे। हस्बैंड ऑफिस के लिए, उनके लिए खाना तैयार करना है, तो ठीक है फिर। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा बन गया है मसाला। प्याज, कस्तूरी मेथी और लाल मिर्च, और ये हरी मिर्च डाल दी मैंने इसमें। थोड़ी सी धनिया डालेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने डाला है चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर। कर लेंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। जो बड़े बड़े हैं उसे आप तोड़ देंगे। काटा था इसको लेकिन फिर भी ये कटे नहीं अच्छे से, तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से कर दिया है। अब इसके बनेंगे प्याज के पराठे, और आप बने रहिए मेरे वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पराठे मेरे प्याज के बनके तैयार हैं, करारे करारे और मज़ेदार। एक्चुअली बात ये है ना, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है प्याज के पराठे, तो मैं सिर्फ उनके लिए स्पेशली बनाती हूँ प्याज के पराठे, और उनको चाहिए एकदम कड़क। तो और हाँ, अगर आपको कड़क बनाना है ना, तो आप तेल में कभी मत बनाइएगा, घी में या बटर में बनाइएगा। आपके पराठे सच में बहुत कड़क बनेंगे और क्रंची बनेंगे। घी में ऐसा कुछ सब्सटेंस होता है उसके अंदर जो पराठों को कड़क कर देता है, लेकिन अगर आप तेल में बनाएंगे तो कड़क नहीं होंगे, मुलायम बनेंगे। तो ये सीक्रेट है मेरी तरफ से दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए फिर तक बनाते हैं, उसके बाद अपने मियाँ जी को, अपने हस्बैंड जी को हम देते हैं पराठे गर्मा गर्म। तब तक बने रहिए वीडियो में। तो हाँ दोस्तों, घर का काम सारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आराम से बैठी हूँ आप लोगों से बात करने। तो पहले से डिसाइड कर रखा था कि कुछ बात करनी है आपसे इम्पोर्टेंट। अभी दोपहर का समय है और मेरा बेटा सो चुका है, तो मैं हाँ आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। आपसे क्या, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब सतर्क हो जाए और हमेशा अपने माइंड से काम ले। एक बार क्या हुआ था ना कि जो मैंने अपना घर ख़रीदा, ज़मीन ख़रीदा, तो मेरे साथ एक बार, मतलब अभी तो मेरे ज़मीन ख़रीदते हुए 2 साल हो चुके हैं, तो उस पर हमने किसी तरह मेहनत करके अपना घर बनाया। कुछ हेल्प मेरे मम्मी पापा ने बहुत हेल्प की, तो मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकती हूँ। और
उन्हीं लोगों ने हेल्प की, मेरे मायके वालों ने। ससुराल वालों से मुझे कभी इतनी हेल्प नहीं मिली, और मुझे उनके सब कुछ के बारे में कहना भी नहीं। बस इतना है कि जब भी आप, खासकर लड़कियां जब शादी करती हैं, तो अपने मॉम डैड को कभी मत भूलें, क्योंकि वही आपका हर सुख में दुख में साथ देंगे। चाहे वो आपके साथ बात करे चाहे ना करे, लेकिन वो हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे हर सिचुएशन में। और इस दुनिया में कोई नहीं खड़ा होने वाला आपके मम्मी डैडी के अलावा। इवन जो लड़की के माँ बाप होते हैं ना, वो हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं, और वो अपनी बेटी का क्या अपने दामाद का भी सोचते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता बाकी कोई सोचता होगा। आप समझ सकते हो, मुझे कुछ ज़्यादा बकवास नहीं करनी इस बारे में, क्योंकि एज़ यूजुअल ज़्यादातर लोगों के साथ जो लड़कियां शादीशुदा हैं वो अच्छे से जानती होगी ये सब बातें। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, छोड़ो इन सब बातों को। बस इतना है कि अपने माँ बाप पे भरोसा रखो, खासकर लड़कियाँ। वो हमेशा उनके माँ बाप सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना पता है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ, मेरा बहुत सपोर्ट किया है मेरे मम्मी डैडी ने। और मैं जल्द से जल्द यही कोशिश करूँगी कि उनकी हर चीज़ जो उन्होंने मुझे जितना हेल्प किया मैं लौटा दूँ भगवान की कृपा से जल्दी ही। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन हाँ, अपने मॉम डैड को लड़कियाँ मत भूलना कभी। वो हमेशा आपके लिए रहेंगे, आपका अच्छा ही सोचेंगे, कभी बुरा नहीं सोचेंगे। और बस यही। और हाँ, मैं क्या बात कर रही थी ज़मीन की। जब हमने ज़मीन लिया था ना, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हमारे, आपको एक केस बताती हूँ, फ्रॉड का केस हुआ था हमारे साथ। बहुत ही गंदा फ्रॉड हुआ था हमारे साथ। जब हमने ज़मीन देखना शुरू किया था, कई सारी जगह देखना शुरू किया था, तो भगवान का नाम लेके हमने होता भगवान एक ज़मीन मिल जाए और उस पर एक अपना एक घर बना ले। देखो बात ये होती है ना कि घर मैंने क्यों बनाया। लड़की की शादी के बाद कोई हक नहीं होता लड़की को कि वो मायके जाके उनसे हर बार उनके घर में बैठे उनसे पैसे मांगे, ये सब मांगे। कोई हक नहीं होता है, ये सारा काम ससुराल वालों का होता है। और आपको पता है ससुराल वाले बिल्कुल साथ नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। वो तब तक देंगे जब तक उनके पास पैसे आ रहे हैं लड़की के थ्रू। अगर आना बंद हो गया, दहेज वगैरह जो भी आप मान लो, उसके बाद जो ख़त्म, आपकी इज्जत ख़त्म। तो ना तो वो फिर मायके की रहती है, और ना ये ससुराल की रहती है। ससुराल में भी उसको इज़्ज़त नहीं मिलती है, और मायके में तो इज़्ज़त मिलती है, लेकिन लड़की कब तक बैठ के मायके में खाएगी। हाँ, बाकी रह गया उसका हस्बैंड इज़्ज़त देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता तो नहीं। लेकिन लड़की को अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए, जहाँ गलत हो वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, मेरा मानना है। कोई बुरा माने चाहे अच्छा माने, जिनके साथ होता है वो अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोच के कि अपना घर बनाया कि आने वाले टाइम में अगर समहाउ, आपको पता ही है लड़कियाँ बहुत कुछ स्ट्रगल करती हैं अपने लाइफ में, समहाउ कोई साथ ना दे। मायके में जाके लड़कियाँ बैठ नहीं सकती, ससुराल वाले जल्दी से आपको कुछ देंगे नहीं। और वैसे भी कोई लड़कियों का भी कोई हक नहीं बनता है, एक बार उन्होंने मना कर दिया तो लड़कियाँ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उस हिसाब से मैंने ये सोच के अपना एक घर खरीदा, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर में उनके लिए, फ्यूचर के लिए उनके लिए बेस्ट है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं, आने वाले टाइम में बच्चों के लिए। और एक आशियाना होना चाहिए हस्बैंड वाइफ का, जहाँ किसी को ताने ना सुनना पड़े, किसी के बकवास ना सुनना पड़े। इस करके हमने अपना एक घर बनाया। और जाहिर सी बात है कि मायके में बैठना अच्छी बात नहीं है, और जब मायके के अलावा कोई दूसरा बकवास करता है ना, फालतू बोलता है, तो लड़की को सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। ये बात हर लड़की जानती है। तो अगर आप अपना अकेला का एक घर बनाते हो तो आप वहाँ पे रह सकते हो आराम से, कोई आपको ताने नहीं मारेगा, ना मायके वालों की तरफ से ना ही ससुराल वालों की तरफ से। वैसे मायके वाले तो कभी ताने नहीं मारते हैं, लेकिन मुसीबत में उन्होंने हेल्प किया है, इतना मैं जानती हूँ। हर लड़की क्या करते हैं, समटाइम्स बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिनको मायके से भी हेल्प नहीं मिलती है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अपना ज़मीन खरीदना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर लड़की के लिए। अपना एक अलग से घर बना, चाहे वो जॉब करती हो चाहे ना करती हो, क्योंकि आपको पता है शादी के बाद अगर बच्चे हो गए तो सारी जिम्मेदारी लड़की पे, लड़की घर का काम करेगी या जॉब करेगी। जॉब करेगी तो बच्चा नहीं संभाल पाएगी, और हर कोई बच्चा संभालने नहीं कर सकता है, ठीक है।
और बस अकेले इसलिए घर बनाया और यहाँ रह रहे हैं। भगवान की कृपा से सब सही हो, किसी का बुरा नहीं किया, ना किसी का करना चाहती हूँ। अगर मेरे लाइफ में कोई दखल अंदाज करेगा तो मैं उस चीज़ के लिए ज़रूर बोलूँगी। मैं तब भी ऐसे लोगों से दूरी बना के रखती हूँ जो लोग बुरा चाहते हैं। बुरा बुरा कौन ही चाहेगा किसी का, लेकिन फिर भी अपना एक सेपरेट होना चाहिए। उन लड़कियों के लिए बता रही हूँ जो लड़कियाँ स्ट्रगल करती हैं लाइफ में और वो सब करती हैं, नहीं होता है वो चीज़, आप समझ सकते हो। तो मैं आपको फ्रॉड का केस बता रही थी कि जब मैंने ज़मीन ख़रीदी तो मेरे साथ इतना बड़ा ये फ्रॉड हुआ था कि पहला ज़मीन जब ख़रीदा 10,000 रुपये उस आदमी ने बोला मेरे हस्बैंड से कि 10,000 रुपये आप दे दो, स्टार्टिंग के पगड़ी होती है उनकी, कुछ पगड़ी बोलते हैं, 10,000 दे दो, ये ज़मीन आपकी हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन के लिए हम आपको बता देंगे और आपको एक मैसेज दे देंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड आए शाम को, सब कुछ ज़मीन का पता करके आए। तो पता करके उन्होंने बोला कि हाँ ज़मीन मिल गई। मैंने कहा फिर, तो बोला मैंने 10,000 दे दी। मैंने कहा 10,000 क्यों दिया तुमने? ये पहले हर चीज़ रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद ही आप पैसे दे सकते हो, उससे पहले पैसे देना मतलब आपके पैसे डूब गए। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि हाँ भाई आदमी सच बोल रहा था, इतनी शातिर, इतनी मतलब अच्छे से बात करके बोला, किसी को भी यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई आदमी सही है। तो विश्वास, एक विश्वास नाम की चीज़ होती है ना। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, मैं नहीं चाहती किसी और के साथ भी फ्रॉड हो और आगे जाके। और एक और बात, वो आदमी पग वाला था, मतलब सरदार था। और आप जानते हो सरदार लोगों पे बहुत जल्दी लोग विश्वास कर लेते हैं। हमें नहीं पता था वो आगे जाके हमारे साथ फ्रॉड करेगा। और थैंक गॉड उन्होंने केवल 10,000 ही रुपीज़ दिया था पगड़ी के लिए। और फिर कहता फ़ोन करके आप 1,00,000 रुपए और हमें भेजो, फिर आपको ये ज़मीन आपके नाम हो जाएगी। फिर मैं झगड़ने लगी अपने हस्बैंड से। मैंने कहा ये बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे उस आदमी के पास लेके चलो, मैं पता करती हूँ। तो फिर उस आदमी ने बोला कि आप आना तो अकेले आना, अपनी वाइफ को लेके मत आना, आपस में बात कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा इस आदमी को बोलो, फ़ोन पे बात हो रही थी, मैंने बीच बीच में उनको बोलती रही कि इस आदमी को बोलो कि हम पैसे देंगे लेकिन पहले हमें कोर्ट से परमिशन के लिए आप हमें जो आता है मैसेज वगैरह कुछ तो हमें बताओ दो, तब मैं पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ऑफकोर्स आएगा तो हम ऑफकोर्स कर देंगे, जो रियल होगा सामने दिख जाएगा। फिर उस आदमी ने क्या किया कि हाँ भाई इन लोगों को लगा हम तो ऐसे ही हैं, उसे क्या पता मैं कितनी यहाँ पढ़ी लिखी, मेरा हस्बैंड पढ़ा लिखा है, उसको पता, उनको तो इतना नहीं नॉलेज, उनको पता नहीं कैसे उनको बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन मुझे तो एकदम डाउट हो गया था कि ये आदमी फ्रॉड कर रहा है। फिर बाद में उस आदमी ने बोला ठीक है मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, वो दिया एक चिट टाइप दिया, छोटी सी, इतना साइज़ की होगी, जैसे टिकट नहीं होती टिकट, उस टाइप उतनी साइज़ की थी। और उस पर कंप्यूटर से लिखा हुआ था कि आपको इस डेट के समय, मतलब सॉरी खुजली हो रही मेरे आँख में, सॉरी उसके लिए, तो इस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन है, आप उस दिन आ जाइएगा। फिर उन्होंने मेरे को, बड़े खुश हो गए, मेरे को दिखाया कि ये उसने दिया है। मैंने देखते ही मैं समझ गई ये फ्रॉड है, क्योंकि ऐसा कोर्ट से कभी मैसेज नहीं आता, ऐसा वैसा कुछ नहीं आता है। उनको मैंने तुरंत बताया ये गलत आदमी है, ये तुमसे पैसा ले रहा है, ये ज़मीन वमीन कुछ नहीं है इसकी, ये पैसा लेके मार जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड दोबारा उसके पास गए, उसने बोला ये फ्रॉड है, ये सब है, बोला ये है। फिर बाद में वो पकड़ा गया आदमी। फिर उससे बोला मेरे 10,000 वापस कर दे। तो वो लड़ पड़ा, बोला वो पगड़ी है वापस नहीं होगी, 10,000 वापस नहीं होगी। वो तो थैंक गॉड मैंने उनको समझाया कि ये फ्रॉड है, वरना मेरे लाख रुपए भी चले जाते और हम बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में आ जाते। 10,000 उस वक्त मेरे हस्बैंड की सैलरी थी, आज भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है सैलरी उनकी, काम का चलाओ घर हमारा चल जाता है। तो उस टाइम की बात, हम इतने टेंशन में थे। और मेरा बेटा उस वक्त कम से कम 1 साल या 1 साल का ही होगा, तब इन्होंने ज़मीन देखना शुरू कर दिया था। तो फिर उसके बाद वो आदमी इतना गंदा था, सरदार था, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसको सुनाया भी कि तुम आज हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो ना, कल आपके साथ 2 गुना 5 गुना फ्रॉड होगा। मैंने उसको बहुत सुनाया, लेकिन उसको शर्म नहीं आई, उसने पैसे वापस नहीं किए, 1 पैसे वापस नहीं किए हमारे। फिर मैं बहुत रोई थी कि हाँ इतनी मेहनत से हमने, मेरा हस्बैंड कमाता है, हमारा घर किस तरह से चलता है, आज भी सोचती हूँ रोना आ जाता है। लेकिन छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अच्छे के लिए मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, हर कोई सरदार अच्छा नहीं होता है।
मैंने देख लिया तो वो फ्रॉड था। उसने नहीं, पैसा एक ईमान होता है बंदे का कि हम किसी के पैसे क्यों खाएं जब नहीं दिया है। तो बस वो ऐसे ही करके पता नहीं कितने सारे लोगों को उसने लूटा होगा और कहीं ना कहीं भगवान ने उसको उसकी सज़ा दे दी होगी। इतना तो है, छोड़ो वो सब, दिमाग ख़राब होता है। फिर बाद में मैं इनके साथ घूमने लगी, सारा ढूंढने लगी कहाँ कहाँ। मैंने कहा आप कहीं भी जाओगे मुझे लेके जाओगे और मैं पता करूँगी ये आदमी सही है कि गलत। पता नहीं मेरे अंदर ऐसी चीज़ है ना कि मैं देखते ही पहचान जाऊँगी कि ये बंदा फ्रॉड है कैसा नहीं। पहचान जाती हूँ मैं अच्छे से। पता नहीं, एक्सपीरियंस है, पढ़ी लिखी तो हुई मैं, इस बातों से पता चल जाता है बंदे के। तो फिर ये एरिया मैंने देखा, हाँ तो मुझे लगा ये बंदा सही है। ये फिर उस बंदे ने क्या कहा, इसे कहा मैडम देखो, सर देखो। उस समय मेरे पापा भी आए थे, देख वेख के चले गए थे, पापा को भी सही लगा। फिर बाद में उस बंदे ने बोला जब आप ज़मीन खरीदोगे तभी हम कोर्ट में जाएंगे और पैसे उसी वक्त देना। मेरे तो हस्बैंड पैसे पकड़ा रहे थे, फिर भी वही कर रहे थे, वही काम। लेकिन चलो उनकी तो मतलब वो जिस आदमी से बात कर रहा था ना उसका सही लग रहा था। मैंने कहा फिर भी पैसे मत देना उनको, बस वो ऐसे है ना मेरे हस्बैंड की, उनको खुश हो जाते कि हाँ ये बंदा सही है, जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा समझ हो गई है, उनको समझ हो गए हैं, अब इतना नहीं करते मेरे बोलने से। तो फिर बस ऐसे ही था। फिर उसके बाद हमने ज़मीन खरीदी, कोर्ट से फैसला आया, सब कुछ हुआ, ज़मीन हो गया। फिर हमने किसी तरह स्ट्रगल करके अपना घर बनाया और उसमें मेरी मम्मी डैडी ने बहुत हेल्प की है, शुक्रगुज़ार है उनका, बहुत हेल्प की है। जब शादी थी तब भी बहुत कुछ दिया था मेरे मॉम डैड ने, वो मुझे कुछ नहीं मिला, छोड़ो सबको। फिर और जब घर बनाया तब भी मैंने अपने आप से सब कुछ किया है, हस्बैंड की हेल्प इतना किसी ने जो किया है उनके साथ किया है। बहुत कुछ मैंने फेस देखे हैं अपने लाइफ में। किराए के मकान में काटती थी, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, कैसे भी करके, वो इसलिए क्योंकि उनको जॉब भी करनी थी। हाँ, और गांव एरिया में जहाँ ससुराल था वहाँ तो उनको कुछ जॉब भी नहीं मिल रही थी। 5,000 की जॉब कौन ही करेगा, आगे और भी फ्यूचर देखना होता है। इसलिए आके हमने अपने शहर में घर बसाया, एक ले लिया। अच्छा खासा घर है, भगवान की कृपा से चलता रहे। अभी भी इतना कुछ अच्छा नहीं बना है मेरा, सब बहुत कुछ करवाना है मुझे, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। इतना है कि रहने लायक हो गया है, बस उसी में काट रहे। बस पहले बच्चे की पढ़ाई वगैरह सब करना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना है। तो जितना भी कुछ हेल्प हुई है मम्मी डैडी से हुई है, और थोड़े बहुत मेरे हस्बैंड कमाते थे उससे। बीच में मैंने भी मोमोज़ की मार्केटिंग वगैरह की थी, उसमें पैसे आए थे, उससे भी मैंने बहुत सारी हेल्प की। एक टाइम ऐसा आया था घर में खाने को भी नहीं था, और फिर मैंने उस समय, हाँ क्या बोलते हैं, मोमो बेच के किया था मैंने। तो ऐसे ऐसे समय काटा है हमने बहुत स्ट्रगल में। तो आज के टाइम पे थोड़ा बहुत बन गया, भगवान की कृपा जिस पे रहती है सब कुछ हो जाता है। तो ना किसी का बुरा करो, ना खुद किसी का बुरा सोचो, भगवान सबका अच्छा करता है, सबका अच्छा सोचो। जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा हो जाएगा। मैं तो बस यही कहती हूँ दोस्तों। तो बस यही कहना था आप लोगों से आज। तो दोस्तों आप भी अगर इस सिचुएशन से गुजरते हैं तो हमेशा भगवान पे विश्वास रखो, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। और हाँ, मैं थोड़ी हाई टेम्पर की, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और इसलिए आता है क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, सच देखते हैं। मुझे कोई सामने झूठ बोलता है ना, मुझे किसी चीज़ का पता है कि वो बंदा सामने वाला झूठ बोल रहा है, मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है और सब कुछ मैं जानती हूँ, तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मैं कंट्रोल नहीं कर सकती अपने गुस्से पे। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, कोई नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही आता है क्योंकि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता और हकीकत से मुझे प्यार है। तो बस यही है, बाकी मेरे अंदर कोई वैसा नहीं है, किसी के लिए बुरा सोचती नहीं ना, बस मैं लोगों से दूर हो जाती हूँ जो लोग वैसे होते हैं। बाकी मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, ना कोई हमारा बुरा चाहे, भगवान के कृपा बरसाते रहे बस। दोस्तों आप लोग भी अपने लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक